चलो आज का फर्स्ट एग्जाम्पल। सर होमवर्क नहीं कर पाया। अच्छा कोई बात नहीं, अभी जी होमवर्क सर मैंने ओके, अगर नहीं मुझे कर भी पाया तो कोई बात नहीं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर था, आज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करवाता हूँ, उसके बाद सारी कर पाऊंगी। एक हमारे पास रेगुलर है क्या? सर वो हेक्सागोन का जो सर वो 6 साइड्स थे ना, हाँ उन साइड्स का सर अगर कंपोनेंट निकाल प्लस कर दे तो 0 होगा क्या? बस वही करना था। वो तो तुम्हें बोल ही रहा है कि अगर वो सर्कुलर फैशन में जा रहा था तो वो तो जीरो होना ही होना था कि नहीं? वो तो बोल ही रखा है कि वो जीरो है, उसको प्रूफ करिए। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ब्रेक करते, और वो कंपोनेंट अभी मैं करवाया नहीं तो मैं करवा दूंगा, फिर कर लेना। अगर किसी ने बोर्ड्स में या कहीं से किया है था तो उसने आंसर किया सर 180 हो जाएगा तो सर क्या? बोलो। पर पाई जगह पे अगर 180 डिग्री लिख दिया और उसके बाद सर डिवाइड कर दिया तभी तो 0 आ जाएगा। हाँ आ जाएगा तब भी, तो उसको मैं डिस्कस करूंगा, तुम ऐसे टेंशन भी मत लो होगा क्या? उसकी। हाँ हो जाएगा, उसके लिए टेंशन मत लो। अभी ये डायग्राम को देखो, ठीक है? तुम लोग भी रेगुलर हेक्सागन बनाओ। अब मैं इसमें एरो बना रहा हूँ, तुम्हें वो पता होना चाहिए एरो डायग्राम। जैसे ए से बी के तरफ एरो है, फिर देखो ए से एफ के तरफ एरो है, ठीक है? फिर उसके बाद ए से सेंटर का एरो डिफरेंट करता है। ए से ओ ये एरो रहा, फिर ये सेंटर पॉइंट ओ है, फिर ओ से बी का ये एरो है, ओ से बी, ओ से सी का एरो ये रहा, ओ से डी, ओ से ई, ओ से एफ, ठीक है? और यहाँ पर गिवन है ए बी, वेक्टर ए बी प्लस ए सी प्लस वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर ए ई प्लस वेक्टर ए एफ इक्वल टू n टाइम्स ऑफ ए ओ। फाइंड आउट n क्या होगा, ठीक है? जैसे हम कर रहे थे उसी टाइप का सवाल है, करो इसे। ये चीज, ये डायग्राम क्या गिवन है हमारे पास, रेगुलर है यूजर। आया किसी का आंसर? अच्छा, एक डायग्राम और एक एक एरो और लिखो इसमें, ये वाला और ये वाला। फिर से इसको सही करो, ए ई भी है और ए सी भी है। चलो लिखाओ, ए बी लिखोगे तो क्या लिखोगे? ए ओ प्लस ओ भी होगा क्या? ए देखो, ए ओ तो तुम्हें लाना ही लाना है, ठीक है? सोचो उसे करके, और भी पॉसिबल है लेकिन ए ओ के साथ लिखेंगे तो ए ओ प्लस ओ बी। हर एक जगह ट्राइंगल लगा दो। फिर उसके बाद ए सी लिखाओ, क्या आएगा? ए सी को देखो क्या लिखोगे? AO प्लस OC। AO प्लस OC। ओ ए ओ प्लस ओ सी। फिर इसके बाद ए डी बोलो,
ए डी, AO plus OD। AO हाँ। plus OD। ए ओ प्लस ओ डी, कोई ओ ए नहीं बोल सकता है, ठीक ना, ए ओ प्लस ओ डी बोलेगा, ए डी, तब जाके कंप्लीट होगा ना। दो वेक्टर ऐसे ऐसे करके वेक्टर जुड़ा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ए डी है, बीच में ओ है, तो हम यहाँ से ए से ओ जाएंगे, फिर ओ से डी जाएंगे, फिर इसके बाद हमारा ए ई, ठीक है। ए ई बताओ क्या होगा? AO plus OE। AO AO plus plus OE। सही, ए ओ प्लस ओ ई। अगला क्या है? ए एफ, ए एफ, ए एफ बताओ क्या होगा? AO plus OF। AO plus OF। ए ओ प्लस ओ, ओ एफ, हाँ ठीक है, ओ एफ भी बोल सकते हैं, ए ओ प्लस ओ एफ, ओ एफ, ठीक है, हाँ राइट। अब इन सबको क्या कर लो, ऐड कर दो, इन सारे को एक साथ ऐड कर दो, तो ये चीज हमारा क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ इक्वल हो जाएगा ये किसके, ए ओ कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स है ना, 5 ए ओ लिख देते हैं, प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ ई प्लस ओ एफ, ऐसे लिखोगे, ठीक है। अब बताओ ये जो ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई ओ एफ दे दिया है ना, इसे हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ए ओ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हाँ ए ओ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब सोचो इस वाले टर्म, ये चीज तो हमारा नेसेसरी है ही नहीं, क्योंकि जब हम सवाल देखते हैं तो वो सिर्फ ए ओ में बोल रहा है कन्वर्ट करने के लिए। तो अब डायग्राम देखो और सोचो कि हम क्या बुक कर सकते हैं। एक अगर रेगुलर हेक्सागन है, अब देखो इसके सेंटर पॉइंट्स ओ को पकड़ो, ओ से देखो तो एरो कैसे कैसे है, ऐसे करके है ना, इसको ऐसे करके ओ सी लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद ऐसे करके ओ डी है, ओ डी है, फिर क्या है, ओ ई है, देखो एरो देखना, ओ ई है, फिर ओ एफ है, एक वाला एक डायग्राम अपोजिट में ऑर्डर में है, इसको क्या बोलेंगे, ए ओ, ठीक है। और अगला क्या है, ओ बी, ठीक है। इसको तो ओ ए नहीं बोल सकते हैं ना, ए ओ वाला देखो ये तो एकदम सेंटर पे जा रहा है एरो, अब बाकी से सेंटर पॉइंट से निकल रहा था ना, तो इसको हमें क्या लिखना पड़ेगा बताओ, ए ओ को, AO into OB plus OC plus OD plus OE plus OF। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ठीक है, फिर तो तुम इन सब का सम इक्वल टू ए ओ ले आओगे, हाँ। अगर इसी को तुम लिखना चाहो तो क्या लिखोगे बताओ, सेंटर से निकल रहा है ना, तो वो ऐसे ही लिखोगे, तो मतलब ए ओ किसका काम कर रहा है, रिजल्टेंट का काम कर रहा है ना, इन सब के सम का, ये समझ, रिजल्टेंट। हाँ रिजल्टेंट का काम कर हाँ रहा होगा सर। ना, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ये ऐसे लिख सकते हैं ना हम, ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ ई प्लस ओ एफ, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस, माइनस लिखना पड़ेगा हमें, क्या लिख रहे हो चैट सेक्शन में, हाँ हाँ ठीक है 6 आएगा, फिर यहाँ पे माइनस, माइनस लगाना पड़ेगा तुम्हें, वो क्या हो जाएगा, तो ये ओ ए आ जाएगा, फिर ये तुम्हारा एरो जाएगा, तब सम इक्वल टू 0 होगा, नहीं तो इक्वल टू में जाके लिखना पड़ेगा हमें ए ओ, ऐसे करके लिखना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू में लिखना पड़ेगा, रिजल्टेंट ये हमारा क्या होगा, ए ओ होगा, तब जाके, तो इन सब के जगह पर क्या लिख दो तुम, इन सबको इक्वल कर दो किसके, ए हो गया। ए ओ के, तो ये चीज हमारा क्या हो जाएगा, सर। इन, हाँ इन सबको हम कर सर देंगे, AO कैसे रिजल्टेंट हुआ सर, समझ नहीं आया। नहीं आया, इसको रेगुलर हेक्सागन बनाओगे, इस सारे पॉइंट से क्या रेगुलर हेक्सागन नहीं बना पाओगे, एक जो अपोजिट ऑर्डर में आ जाता है तो वो चीज क्या होता है, रिजल्टेंट कहलाता है, बताया था ना तुम्हें। तुम्हें अगर चलो अगर इसमें भी दिक्कत आ रहा है, जिसको समझ में आ गया ठीक है, वो आंसर यहाँ से 6 AO कर देना और n बराबर 6 कर देना, चलो ठीक है। अगर जिसको समझ में नहीं आया, और मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूँ उसको, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में ये चल ही रहा है, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई
प्लस ए एफ इक्वल टू, और इधर से 5AO है ही, हम इस सबको क्या लिख रहे हैं, इन सबको हम OB प्लस सर OC प्लस OD प्लस OE प्लस OF है, ठीक है। अब इसमें हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, एक लिखते हैं हम प्लस AO लिखते हैं, ओके, और एक हम माइनस AO लिख देते हैं, अपने मन से हमने ऐड कर दिया AO प्लस में AO माइनस में, बताओ कोई चेंज आएगा क्या? सेम चीज ऐड किया, सेम चीज सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके, नहीं पड़ना चाहिए ना फर्क, हाँ, ओके। तो बताओ कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम चीज ऐड किया मैंने और सेम चीज मैंने सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ से ये सारा वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ से, ठीक है, ये वैल्यू कितने के बराबर, अभी से देखो यहाँ से मैंने बताया ना, ये सारा वैल्यू किसके बराबर होगा, AO के, ठीक है, इतना सारा वैल्यू किसके बराबर, AO के, तो AO, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो 5AO प्लस AO, ठीक है, फिर प्लस AO माइनस AO आ जाएगा, एक AO कोई जाने दो, ये क्या आ जाएगा 6AO हो जाएगा, यहाँ से भी n का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आया समझ में? सर हाँ, स्टडी मटेरियल में फैक्टर का न्यूमेरिकल्स कौन से चैप्टर में है? कौन सा, मैथमेटिकल टूल। क्या पूछ रहे हो? स्टडी मटेरियल में सर कहाँ पर मिलेगा ये फैक्टर का आवाज का, न्यूमेरिकल? वेक्टर का न्यूमेरिकल किस में, एससी वर्मा में? स्टडी मटेरियल में सर कहाँ पे है? नहीं सर, हमें जो स्टडी मटेरियल अच्छा दिया है अच्छा, ना, वहाँ पे कौन से चैप्टर पे है? किसी ने देखा है? मैं अभी स्टडी मटेरियल, मुझे टाइम नहीं सर मिल पाया। मॉड्यूल 1 के सर मैथमेटिकल टूल में है सर। मैथमेटिकल टूल। हाँ, मैथमेटिकल टूल सर्च कर लेना, ओके, हाँ, चलो ठीक है। अब हम ठीक है। आगे देखते हैं, कल के क्लास में हम कहाँ तक देख चुके थे, जब थीटा लेस देन 90 था, थीटा हमारा ग्रेटर देन 90 था, ठीक है, उसका केस नंबर आगे उसको बढ़ाओ, ठीक है ना, कितना तक केस था, जो भी केस हो मैं 6 से स्टार्ट करता हूँ, तुम उसके अकॉर्डिंग अपने नोट डाउन करना। अगर वेक्टर A प्लस बी का रिजल्टेंट इक्वल है हमारा वेक्टर A माइनस बी के रिजल्टेंट के, और तब बताना है कि, ठीक है, थीटा कितना होगा, थीटा का वैल्यू कितना होगा, बताओ थीटा का वैल्यू कितना होगा? π/2 90 डिग्री, ठीक है, सबका है आंसर? ठीक है जिसका नहीं है जल्दी से करो। सर वही होगा। हाँ, कैसे किया, मेथड बताओ कैसे किया, सीधा रिजल्टेंट निकालो दोनों तरफ, ठीक है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये रिजल्टेंट को बताता है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू, फिर इधर से क्या आएगा हमारा a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा आएगा, तो इधर क्या जगह माइनस है ना, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है, आएगा कि नहीं, ये वाला टर्म यहाँ पे लिखा है इसका रिजल्टेंट, और आएगा इसका सर, ऐसे रिजल्टेंट ही यहाँ पे लिखा है, ओके। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ देखो, a² प्लस b² इधर भी, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इधर आ जाएगा तुम्हारा 2ab cos थीटा इक्वल टू माइनस 2ab cos थीटा, दोनों को एक तरफ कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 4ab cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ओके। और वेक्टर a और ये जो तुम्हारा a एंड b जो है, क्या ये 0 हो सकता है, ये तो 0 नहीं हो सकता है ना,
ए और बी का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, तो इसका मतलब है हमारा cos थीटा इक्वल टू, इधर क्या करोगे 0/4 करोगे तो 0 होगा, मतलब cos थीटा 0। तो cos थीटा 0 कब होता है, cos 0 को लिख सकते हो ना, cos 90 पे 90 होता है, पे। तो थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 90 डिग्री। अब देखो अगर इसको हम ग्राफ के थ्रू समझे तो इसका क्या मतलब हुआ, एक वेक्टर हमारा ए है, दूसरा वेक्टर हमारा बी है, ठीक है, दूसरा वेक्टर हमारा बी है। इसको हम पैरेललोग्राम के तरफ बना रहे थे ना, तो ये चीज हमारा क्या बन गया बताओ, वेक्टर ए ऊपर शिफ्ट हो गया, बी इधर शिफ्ट हो गया, और ए और बी के बीच में कितना होना चाहिए, एंगल 90 डिग्री। देखो एंगल 90 डिग्री है वेक्टर ए और बी के बीच में। ये तो चलो हमने ये चीज अभी क्या क्या, और रिजल्टेंट क्या इसके बीच से निकलेगा, इसको हम क्या बोल देते, रिजल्टेंट R1, ओके। और एक दूसरा भी रिजल्टेंट लेते थे, ठीक है, एक रिजल्टेंट ये लेते थे R2, ओके, ये रिजल्टेंट R2। बताओ ये R1 और R2 जो आपस में कट हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे ये कट पॉइंट ऐसे करके जो दोनों रिजल्टेंट जा रहा है, इधर की तरफ एक रिजल्टेंट R1 जा रहा है और एक रिजल्टेंट R2 जा रहा है, बता सकते हो यहाँ पे एंगल कितना है, ये एंगल 90 कौन सा एंगल? ये वाला ये जो 90 ऊपर से। ये चीज 90 बना डिग्री क्या, ऊपर से। देखो परपेंडिकुलर है। ये क्या है, ये रोम्बस है, पैरेललोग्राम है या स्क्वायर है, ये तो हमारा स्क्वायर बन गया ना। स्क्वायर होगा। हाँ, यहाँ पे हमने वेक्टर a प्लस बी का किया था, और मान लो कि अगर हम a माइनस बी का देखें, ठीक है ना, अब a माइनस वेक्टर a माइनस बी को हम डायग्राम के थ्रू समझे, ठीक है, तो a माइनस बी देखो एंगल बिटवीन वेक्टर 9। सर ये स्क्वायर कैसे होगा सर, ए और बी तो सेम नहीं है ना। एक भी नहीं हो सकते हैं सर, अच्छा इक्वल भी नहीं हो सकते। नहीं भी हो सकता है, चलो हाँ ठीक है। अगर अभी के केस में अगर हम इसको a और b को इफ, वेरी गुड, इफ a एंड b, ठीक ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b को इक्वल ले ले, तब स्क्वायर होगा ना, तब स्क्वायर होगा। जी सर। अगर ये जब स्क्वायर होगा तब ये क्या बनेगा, तब ये जो रिजल्टेंट क्या बोलोगे, R1 इक्वल टू R2 बोलोगे, मैग्नीट्यूड ले लो, दोनों रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या सेम होगा, ठीक है। अगर मान लो हम डिफरेंस का बात करते हैं, अब हम डिफरेंस का बात करते हैं, तो डिफरेंस में कैसे करोगे, वेक्टर ए को ऐसे बनाओगे और वेक्टर बी को क्या कर लोगे, नीचे की तरफ बना लोगे, वेक्टर बी को नीचे की तरफ बना दोगे, ओके। एंगल दोनों का हम 90 लेकर चल रहे हैं वेक्टर बी को, इसको भी दोनों को मिला दो, यहाँ पे पैरेललोग्राम बना लो, तो ये चीज तुम्हारा क्या बन जाएगा, एक तो रिजल्टेंट ऐसे जाएगा, एक R1 ऐसे जाएगा और एक R2 इधर जाएगा, एक R2, और दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। देख लो वेक्टर के बीच में तुम्हारा एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है ना, दोनों जब इक्वल होता है तो थीटा 90 डिग्री, ओके। और ये भी चीज क्या हो रहा है, स्क्वायर बन रहा है, तो इसको हम ऐसे करके एक जनरलाइज करके लिखते हैं कि अगर यहाँ से, अभी यहाँ से देखो cos थीटा इक्वल टू जब हमारा 0 आया था, इसी चीज को बीच में मैंने समझाया, cos थीटा इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू जब 0 आया था, तो मतलब थीटा इक्वल टू हमारा 90 डिग्री आया, तो यहाँ पे हम क्या बोलते, तो वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, ये चीज तो समझ में आया कि नहीं, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, ओके। तो यहाँ से तुम दो चीज बोले सकते हो, दो बात तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी आया, और ठीक है, और ये भी तुम्हारे दिमाग में भी तुरंत तुमने बताया कि जरूरी नहीं है कि सर दोनों वेक्टर इक्वल लियो तभी एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक ना, डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है, एंगल तो लेकिन फिक्स 90 डिग्री होगा। तब यहाँ पर अगर इनका हम बनाए, ओके, तो यहाँ पे अगर हम इस वेक्टर को ड्रॉ करें तो क्या होगा, एक वेक्टर ऐसे, वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, वेक्टर बी, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री और दोनों को ऐसे करके मिला दो, एक रिजल्टेंट हमारा ये आएगा R1, एक रिजल्टेंट R1 आएगा और दूसरा रिजल्टेंट हमारा R2 आएगा, और ये जो आपस में कट कर रहा होगा, क्या ये एंगल 90 डिग्री हो रहा होगा, इधर से भी 90 डिग्री, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, जी सर 90 डिग्री होगा। और ये एकदम स्क्वायर बन रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब वही दूसरे वाला केस, अब दूसरे वाला, और एक चीज ये भी बोलोगे कि रिजल्टेंट R1 इक्वल टू R2 होगा,
होगा। फिर अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सपोज हम ए को बड़ा बना देते हैं, ए को बड़ा बना देते हैं क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, बी को हम छोटा बना देते हैं। एंगल तो हमें 90 डिग्री ही रखना है, एंगल तो हमें 90 डिग्री ही रखना है। तो इसको मिला दो, इसको फॉर्म करो, ये क्या बनेगा, ये स्क्वायर बनेगा क्या, ये वेक्टर ए इधर जाएगा, बी इधर जाएगा, और दो दो डायगोनल होगा, एक को R1 बोल दो, एक को R2 बोल दो, ठीक है। तो बताओ ये जो एंगल है यहाँ पे, ये एंगल, ये थीटा, क्या ये थीटा 90 डिग्री होगा, थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। नहीं होगा सर। और ये स्क्वायर रहा, ये क्या रह गया, ये हमारा रेक्टेंगल बन गया। ये आमने सामने का जो इक्वल होता है उसे हम रेक्टेंगल ही बोलते हैं ना, तो ये हमारा रेक्टेंगल बन गया। ओके, तो बात समझ में आया। अगर दो वेक्टर हाँ a प्लस बी इक्वल टू a माइनस बी हो तो वो आपस में परपेंडिकुलर होता ही होता है, ये फिक्स है, ठीक है। अगर दो वेक्टर, ठीक है, आपस में परपेंडिकुलर होगा कोई दिक्कत नहीं। अगर, ठीक है, दोनों वेक्टर सेम था, ए और बी सेम था, तो हम बोलेंगे कि जो इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों डायगोनल, वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एंगल दोनों के बीच का 90 डिग्री है, और दोनों R1 और R2 इक्वल है। क्या अब जब दोनों वेक्टर इक्वल नहीं था तो जो जो यहाँ पे इंटरसेक्ट होता है ये एंगल पूछा जाता है, तो ये एंगल हमारा इक्वल 90 डिग्री का नहीं है, दोनों वेक्टर लेकिन आपस में परपेंडिकुलर है। ओके, और ये बोलेंगे कि R1 का मैग्नीट्यूड इक्वल है क्या R2 के मैग्नीट्यूड से, बताओ, है इक्वल, नहीं सर। नॉट इक्वल, ठीक है। नहीं सर। हाँ, ये इक्वल नहीं है। ओके, अच्छे से समझ में आया ये पॉइंट। जी सर। जी सर। सर क्यों इक्वल नहीं है? अरे कैसे सर इक्वल तो हो सकता है। कैसे इक्वल हो सकता है, अब ये एंगल पे डिपेंड करेगा। अगर 90 डिग्री हुआ तब होगा सर। 90 यहाँ डिग्री पे होने पर दोनों रेक्टेंगल वेक्टर का डायगोनल दो इक्वल होता है। तो केस वन में तो हो जाएगा, केस वन में नहीं, एक तुम्हारा एडिशन परफॉर्म कर देगा और एक तुम्हारा सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर देगा। ओके, तो अब इसके बेसिस पे हम कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट लिखवाता हूँ, ठीक है, लिखते हैं। अब यहाँ से तुम्हें बहुत सारा चीज चाहिए। सर हमें PDF मिल जाएगा ना? हाँ, पीडीएफ मिल जाएगा, डेली तो मिल रहा है ना पीडीएफ। सर हाँ जी सर मिल रहा है। तो सेकंड वाले केस में सर, हाँ, तो एक डायगोनल सर एडिशन परफॉर्म करेगा और दूसरा वाला सर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेगा। हाँ, लेकिन सर दोनों का बीच का एंगल सर cos 90 डिग्री होगा सर, cos 90 तो 0 हो जाएगा, और सर दोनों का मैग्नीट्यूड सर √a² प्लस b² होगा सर। सो सर R1 इज इक्वल टू R2 होगा। ये सेकेंड केस का हाँ सर। नहीं, चलो एक कुछ पॉइंट हमें करवाने दो, फिर इसके बाद तुम्हारा ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नमस्कार, कोई सर पहला पॉइंट, इन ए पैरेललोग्राम one diagonal represent vector addition and other diagonal represent vector subtraction। तो दो वेक्टर बनाओ, वेक्टर ए और वेक्टर बी। सर फैक्टराइजेशन n के बाद वो क्या लिखा है? थोड़ा सा नीचे कीजिए तो सर। In a parallelogram, one diagonal represent vector addition and other diagonal represent vector subtraction। ठीक है, ये पॉइंट, ये चीज हम देख चुके हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट, if magnitude of two vector are unequal but they
but they are perpendicular to each other, then they will perform a rectangle करेगा। ओके, और ये क्या होगा, कैसा होगा ये रेक्टेंगल? इधर से वेक्टर ए और इधर से वेक्टर बी, इधर से जो होगा ये डायगोनल वेक्टर ए प्लस बी करेगा, ये वाला डायगोनल R1, और एक दूसरा डायगोनल होगा ये वाला R2 जो वेक्टर ए माइनस बी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेगा। ओके, ये भी पॉइंट हो चुका है। सर हाँ सर R2 कैसे सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करेगा सर? वो तो नीचे होगा रिजल्टेंट, माइनस का रिजल्टेंट। कल तो करके मैं दिखाया था ना, एक हमारा एडिशन कर रहा था, एक हमारा सब्ट्रैक्शन कर रहा था। कल के ही क्लास में तो ये चीज देखा ना, एक डायगोनल ऐड कर रहा है और दूसरा डायगोनल सब्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, कल वाला तुमने देखा। थर्ड पॉइंट, इफ मैग्नीट्यूड, इफ अभी ये पॉइंट लिखा देता हूँ, फिर उसके बाद दिखा देता हूँ पिछले लेक्चर का स्लाइड। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर इक्वल but they are not perpendicular to each other, then they will form, बताओ क्या फॉर्म करेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर इक्वल है बट दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सर रोम्बस। हाँ रोम्बस। हाँ, ये रोम्बस परफॉर्म करेगा। ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। सर हाँ आप जो ये सब पॉइंट्स लिखा रहे हैं सर, क्या ये सब मेमोराइज मतलब लर्न करना क्या जरूरी है क्या? एक बार देखोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आ जाएगा ना। एक बार देखो, हाँ इसको याद रखोगे ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि वेक्टर के अगर तुम अच्छे सवाल में देखोगे ना तो तुम्हें ये पता होना चाहिए ये क्या फॉर्म कर रहा है। अभी हम क्रॉस प्रोडक्ट में भी जाएंगे ना, डॉट प्रोडक्ट में, वहां पर भी इसका यूज होगा कि बताइए किस टाइप का ये परफॉर्म हो रहा है। अगर दोनों का साइड अनइक्वल हो जाएगा, कुछ एंगल डिफरेंट हो जाएगा, तो तुम्हें बताना पड़ेगा, इसीलिए ये जानना जरूरी है। ठीक है, बहुत लोग इसको छोड़ दिया जाता है, स्किप कर देते हैं, लेकिन ये फिर यहाँ से सवाल में फंस जाओगे। ठीक है, आगे। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर are equal and they are perpendicular to each other, then will form a square। okay? अगर मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर इक्वल हो और आपस में दोनों परपेंडिकुलर हो, तब वो स्क्वायर परफॉर्म करेगा। ओके जी सर, स्क्वायर। हाँ, तो ये पूरा का पूरा हमारा एक स्क्वायर आएगा। ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी और आपस में परपेंडिकुलर रहा, तो यहाँ से हमारा ये स्क्वायर परफॉर्म होगा। ये एंगल हमारा ये जो होगा ये एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो तुम बोल सकते हो, अब देखो एक रिजल्टेंट ये R1 है, ये दूसरा रिजल्टेंट R2 है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस बी। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल है
बताओ ये दोनों कब पॉसिबल है, जब वेक्टर a प्लस बी का ये वेक्टर a प्लस बी परपेंडिकुलर हो किसके, a माइनस बी के। इसी चीज को हमने R1 बोला, R1 मतलब परपेंडिकुलर हमारा किसके, R2 के, इसको R2 बोला। आ गया समझ में, ठीक है। और एक चीज ना यहाँ पे थोड़ा अभी हमें डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए, वो केस डिपेंडेंट हो सकता है। सर रिजल्टेंट परपेंडिकुलर, ठीक है सर, ठीक है। ये हाँ ये वाला पॉइंट अभी यहाँ से हटा दो, ये सिचुएशन डिपेंडेंट हो जाएगा कुछ एंगल, ये वाला को हटा दो, रिजल्टेंट इक्वल है या नहीं है। बस यहाँ पे थीटा पर जब ये कैंसिल आउट, जब ये थीटा को कट कर रहा है दोनों डायगोनल, तो आपस में कितने एंगल पे कर रहा है, 90 डिग्री पे कर रहा है ना। तो जब इसका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना, अभी डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट करवाऊंगा, जैसे स्क्वायर को तुम्हें बताना है तो R1 डॉट R2 अगर cos 90 कर सकते हो ना, तो इसका मतलब अगर वो 0 आ जाता है तो वो मतलब हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर को करता है। तो जब वो डॉट प्रोडक्ट पे जाएंगे ना, तो हम वापिस से ये सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगा एरिया फाइंड आउट करने में, ठीक है। ओके, एक डायगोनल हमारा एडिशन परफॉर्म Okay, करता sir. है, एक हमारा दूसरा डायगोनल सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है। बताओ इसमें डाउट है क्या, अभी भी मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा? नो डाउट सर। हाँ ओके, अब तो क्लास को आगे कंटिन्यू करने दो, आगे हम देखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सर अगर कोई न्यूमेरिकल समझ नहीं आता है तो क्या करे, एक बार में कुछ समझ नहीं आता है। ओके देखो अभी स्टार्टिंग फेज में तुम लोग, तो एक बार उसको पढ़ो समझो, समझ में नहीं आता कोई दोस्त वगैरह है उनसे पूछो वो ट्राई किया नहीं, तो मैं हूं ना। फिर इनिशियल में सवाल फिजिक्स के न्यूमेरिकल को समझने में प्रॉब्लम होता है, ओके। तो लेकिन आगे से नहीं हुआ, ये कुछ टाइम का है, एक बार कैच कर जाओगे, बस डाटा देखना होता है, पूरा का पूरा एकदम डिटेल में मत जाओ उसको समझने में, बस डाटा फेच करो कि कैसे क्या सर वेक्टर का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन रेक्टेंगुलर पर क्यों नहीं होते हैं सर? एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है ना सर इक्वल क्यों नहीं होता है? दोनों हाँ का सर। कंपोनेंट इक्वल क्यों नहीं होता है जब हम वेक्टर को ब्रेक करते हैं, तो अच्छा। ये पूछ रहे हो? सर आपने जो दिया था सर R1 नॉट इक्वल R2। नहीं हटा दिया उसे, अभी वो अभी कंफ्यूजिंग है वो, ठीक है। अभी उसमें तुम्हें कंफ्यूजन हो सकती है, नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाओ। अभी उसको हटा दिया गया, ठीक है। अभी उसको मैं हटा दिया, उसको मैं वापस लेके आऊंगा, क्रॉस प्रोडक्ट में लेके आऊंगा। अभी यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इसको भी अभी हटा, ठीक है। इसको हम वेक्टर के एंड में देखें, चलो ठीक है। अभी इतना बस परपेंडिकुलर है इस केस में, ठीक है। केस जैसे फोर्थ में है, जैसे फिफ्थ में परपेंडिकुलर होगा क्या, क्या सेकंड में होगा, इस सब में नहीं होगा। चलो एक सवाल देखते हैं पहले, फिर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है। यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी इक्वल टू यूनिट वेक्टर ए प्लस यूनिट वेक्टर बी गिवन है, ठीक है। तो तुम्हें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट पहला पार्ट, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। सेकंड, यूनिट वेक्टर ए प्लस यूनिट वेक्टर 3√3 बी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों निकालो। बताओ क्या है आंसर। सवाल समझ में आया? ऊपर वाला कंडीशन सर तुम्हें गिवन है, √2। हाँ पहले वाले का आंसर √2, ठीक है। ये जो पहला कंडीशन है ना, इफ मैग्नीट्यूड सर ऑफ ए, सेकंड वाला 2। सेकेंड वाला 2, राइट, ठीक है। तो जो ऊपर में है ना वो तुम्हें कंडीशन गिवन है, उसके बेसिस पे पहला और दूसरा पार्ट को सॉल्व कर रहा है। तो ऊपर वाला कंडीशन बताओ क्या है हमारे पास, तो इसको नोट करो, इसका सॉल्यूशन। तो क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड
ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू, ये ऊपर में जो कैप लगा दिया जाता है इसका मतलब जानते हो ना, ये यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं। तो इसका जानती हूँ मैग्नीट्यूड, सर। हाँ, इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर ए का 1 स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे माइनस 2ab cos थीटा लिखेंगे ना। इसको डायरेक्ट में ऐसे करके लिखो 1 1 करके, यूनिट वेक्टर का स्क्वायर ए का स्क्वायर 1 आ जाएगा, फिर प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर माइनस 2, फिर यूनिट वेक्टर ए का 1, फिर बी का मैग्नीट्यूड 1, फिर क्या आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये डॉट डॉट जो लिखा हुआ है डॉट प्रोडक्ट नहीं है, सिंपल ये मल्टीप्लिकेशन। ओके, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, ठीक है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 4 cos थीटा इक्वल टू 0 आ जाएगा, और यहाँ से cos थीटा इक्वल टू देखना 0, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब तुम्हें थीटा निकल गया। अब पहला पार्ट क्या पूछा जा रहा है, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड बताइए। पहला पार्ट में वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बताइए, बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा। तो अब इनके बीच का हमें एंगल पता चल गया, अगर दोनों इक्वल था हम थीटा निकाल लिए। अब यहाँ से क्या लिखेंगे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab cos 90 डिग्री। cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, 0 cos 90 का वैल्यू 0, तो ये चीज हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 1, ये आ जाएगा रूट 2। यही पहला का आंसर होगा। और दूसरा पार्ट में है a प्लस रूट 3b, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस रूट 3b का था। अब इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर a का तो 1 आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा रूट 3, और फिर ये b होगा। का करोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो ये चीज तुम्हारा क्या हो जाएगा, चलो लिख देता हूँ रूट 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी 3 स्क्वायर होगा। प्लस 1 प्लस 2 a1 हो गया, b हो जाएगा रूट 3 इंटू कॉस, कॉस का एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 4, और रूट से 12 आएगा 2, और cos 90 ऐसे करके भी कभी कभी ना ऐसे करके भी लिखा जा सकता है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ cos 90 का हमने वैल्यू 0 कर दिया, यानी तो सीधा तुम 1 स्टेप लेकर 0 कर दो। आया सबको समझ में? यस सर। जी सर आ गया। हाँ सर। चलो एक इसी का सिमिलर करवा रहा हूँ, एक सवाल दे रहा हूँ उसको करो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इक्वल है रूट 3 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए के, तो तुम्हें निकालना है इफ इतना इक्वल टू इतना, ठीक है, देन फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर ए प्लस रूट 3 ऑफ बी, इसका वैल्यू क्या होगा। सर √3 पर मॉड्यूलस नहीं चाहिए क्या सर? कहाँ पे? सर नहीं मॉडुलस जहाँ पे लगाते हैं ना, मॉडुलस रिजल्टेंट को बताता है। आया आंसर किसी का? एंगल बता दो अगर किसी ने एंगल निकाला हो। तो cos इनवर्स 3/2 cos इनवर्स 3/2 गलत, एंगल 60 डिग्री गलत, सर 60 डिग्री है ये। गलत, सर 0 डिग्री गलत, सर 120। हाँ राइट आंसर 120 डिग्री आएगा। अरे मैं कल कितना मतलब बता रहा था, ये सवाल IIT में आया हुआ, ठीक है,
अब a माइनस बी यूनिट वेक्टर है, Answer फिर इधर 120. √3 आया। अगर वो कॉन्सेप्ट तुम्हें याद होता ना, इसीलिए मैं बोलता हूँ। देखो तुम्हें अगर फास्ट होना है तो बहुत सारे चीजें ना मेमोराइज करना। बहुत लोग तुम्हें कहेंगे कि कॉन्सेप्ट है, ये चीजें समझ समझ कर करो पेपर में। पेपर में इतना टाइम नहीं तो हाँ समझ रख कर रखो, लेकिन जो चीजों को ना याद भी रखना बहुत जरूरी होता है। तो इससे तुम्हारा क्या होता है, टाइम बच जाता है। मेन तो सारा चीज टाइम का ही है। अगर टाइम सेविंग कर पाते तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख कर भी आंसर ना 120 डिग्री बोला जा सकता था, ये ऊपर वाला जो रिजल्ट दे रखा है। अगर डिफरेंस है तो एंगल और मैग्नीट्यूड इसका देख लो, दोनों का मैग्नीट्यूड √3 आ गया। ये तो यूनिट वेक्टर है, तो एंगल कितना होना चाहिए 120 डिग्री। चलो अगर नहीं है पता तो कोई बात नहीं, हम पहले लेके इसको सॉल्व करेंगे। जो हमें स्टार्टिंग में गिवन होता है डाटा, उससे हम प्रोसीड करते हैं। जैसे a माइनस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू √3 इंटू ए है, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, इधर का भी मैग्नीट्यूड और इधर का भी हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड करने का मतलब यहाँ पर क्या, रिजल्टेंट। तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्टेंट क्या लिखोगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्या। यहाँ पर सर ये रिजल्टेंट का आएगा √3a कैप का। अरे इधर के तरफ हम इसका रिजल्टेंट लिख रहे हैं, तो हम क्या √3a का रिजल्टेंट नहीं लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं क्या? अरे कोई यूनिट वेक्टर आई है, इसका बताओ कि रिजल्टेंट, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो अंडर रूट क्या कर दोगे, आई का स्क्वायर कर दोगे। दोनों साइड स्केलर करना पड़ेगा। हाँ दोनों साइड करके। अरे इसका हम रिजल्टेंट लिख रहे हैं, तो इधर इस तरफ का भी हम रिजल्टेंट लिख रहे हैं, राइट हैंड साइड का भी। तो इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा। अभी अगर थोड़ा बहुत भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो ना, तो रिजुलेशन ऑफ वेक्टर भी हम देखेंगे ना, तो वहां पे तो खत्म हो ही जाएगा। लेकिन ऐसे जान लो, ठीक है, कि जैसे हमारा वेक्टर ए है, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बताओ, सेल्फ है, यूनिट वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, 1 हो जाएगा। ओके, अगर ये ए नहीं होकर वेक्टर, हाँ वेक्टर ए होता, ठीक है, सपोज ये वेक्टर ए होता, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते, तो अंडर रूट ए स्क्वायर कर देते। अगला टर्म नहीं है ना, तो अंडर रूट ए का स्क्वायर कर देते, तो ये ए हो जाता। ठीक है, हाँ तो यहां से हम क्या करेंगे, इसके जगह पे क्या लिखेंगे बताओ, √3 इंटू 1 बोल देंगे। 1. ओके, तो यहाँ से बताओ एंगल कितना आ जाएगा, √3, ये डॉट पॉइंट 1 मत समझ लेना, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ। तो दोनों तरफ क्या कर लो, अब स्क्वायर कर दो। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो ये चीज क्या हो जाएगा, 2 - 2 cos थीटा इक्वल टू 3 हो जाएगा कि नहीं। फिर हमारा -2 cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से cos थीटा इक्वल टू -½ हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू -½ हो जाएगा। तो -½ हो गया, तो थीटा बराबर कितना हो गया, 120 डिग्री। ओके, थीटा आ गया हमारा 120 डिग्री। तो हमें पूछा क्या गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस √3 इंटू बी, इसका मैग्नीट्यूड पूछा गया। तो ठीक है, अब 120 डिग्री लेकर निकाल देते हैं। अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2a हो गया 1, b हो गया √3, और यहाँ पे cos थीटा की जगह कितना लिखेंगे, 120 डिग्री। ओके, आगे प्रोसीड करो। ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, प्लस 2 √3, और cos 120 का वैल्यू हम -1/2 लिखेंगे। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये अंदर में क्या बच गया बताओ, 2ab cos थीटा। तो अंदर में कितना हो गया, 4 माइनस √3, और ये सब रूट के अंदर है। तो यही आंसर होगा। अलावा लाइन एक बार फिर से समझा दीजिए, वो मैग्नीट्यूड। ऊपर वाला, हाँ सर। हाँ। अब देखो यहाँ पे पहला, तुम्हें ऐसा सवाल में क्या होता है ना, ऊपर में एक हिंट गिवन होगा, नहीं तुम्हें प्रोसीड कहाँ से करना है, तो ऊपर में इफ वाला जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तुम्हें बोला गया इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी इक्वल टू √3 इंटू ए कैप, ठीक ना, ये तुम्हें सेटिस्फाई दे रखा है। तुम्हें ये अगला अब निचले वाला टर्म निकालना है। ओके, तो तुम्हें जो फाइंड आउट करने के लिए a कैप प्लस √3
बी कैप का रिजल्टेंट, ठीक ना, ये तुमसे पूछा गया। तो तुम कैसे करोगे, पहले ऊपर वाले रिलेशन से। अब तुम्हें पता है कि हम कोई भी वेक्टर, जैसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के टर्म में ये है, ये जो निकालते तो हमें थीटा चाहिए निकालने के लिए, क्योंकि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है ना, तो हमें ये चाहिए थीटा। तो थीटा कैसे निकालेंगे, तो ऊपर वाले का हमने अप्लाई करके हम यहाँ से थीटा निकालने का कोशिश करेंगे। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड भी निकालो और राइट हैंड साइड का भी मैग्नीट्यूड निकालो, जैसे कि हम पिछले सवाल में भी कर रहे थे, ठीक है, जैसे यहाँ पे पिछले वाले में भी कर रहे थे, सेम चीज हम यहाँ पर भी इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो a माइनस बी का रिजल्टेंट का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। और इधर की तरफ क्या हो गया, √3 इंटू ए कैप, √3 को एज ए कांस्टेंट ले लो, और जो सर वो रिजल्टेंट कैसे ले लिया वो समझ किसका, में नहीं आया। √3 इंटू ए का, √3 इंटू ए का, सर वो का रिजल्टेंट सर √3 का रिजल्ट का बराबर कैसे हुआ। ये √3 इंटू ए कैसे हो, एक चीज बताओ मुझे, अगर मैं तुम्हें दे दूं एक वेक्टर दे दिया, ए वेक्टर दे दिया, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि इसका बताओ रिजल्टेंट क्या होगा, बताओ इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इस वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, कोई बताओ। इस वेक्टर का रिजल्टेंट क्या, तुम ए बोलोगे। अब तुम्हें ये पूछना चाहिए वेक्टर सर किस डायरेक्शन में, सपोज मैं आई डायरेक्शन में दे रहा हूँ, तो तुम इसको ए बोल देते हो, इसका कैसे बोलते हो, जबकि रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है ना, रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला, बताओ ये तो पता है। अब यहाँ पे देखो तुम्हारे पास आई के टर्म में है, मतलब ए तुम्हें गिवन है, ए वेक्टर तुम्हें गिवन है, बी तुम्हें गिवन नहीं है, बी नहीं गिवन है, बी की तरफ कुछ नहीं है, तो बी वाले टर्म को हमें क्या रखना पड़ेगा, 0। तो बी वाले टर्म तो गिवन नहीं है फॉर्मूला में, बी वाला 0, यहाँ पर भी हम बी को 0 करेंगे तो ये पूरा होल ही 0 हो जाएगा, बच जाएगा सीधा √a का स्क्वायर। और a के जगह पे मान लो कि यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है, a दे रखा है, तो यहाँ पे हम a का स्क्वायर करेंगे तो ये चीज a ही मिल जाएगा। अगर कोई वेक्टर सपोज 15i दे रखा है, ये r है, इसका हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो वो 15 ही आएगा। अगर कोई सिंगल वेक्टर है, भले i प्लस j दे देता तो फिर डिफरेंट हो जाता, ठीक है, आया समझ में, आया सर। आया। अभी ना आगे मैं छोड़ के सारा चीज, मैं पहले वेक्टर का कंपोनेंट ऑफ वेक्टर स्टार्ट करता हूँ, ताकि तुम लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। मैं ये सोच के था कि पहले बोर्ड में करवा दिए तो पहले कुछ अच्छा सवाल ले लूँ, इसको हम अब तो बोर्ड की क्लास नहीं लग रहा है ना, नहीं सर। ओके, नो सर। वहाँ पर तो कंप्लीट हो गया था नहीं ना रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इसी को हम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर भी, ठीक है, दोनों सेम ही है, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर और एक क्वेश्चन बोल रहे हो लेकिन तुम्हें वेक्टर में ही प्रॉब्लम हो रहा है, कंपोनेंट ब्रेक करने में ही, सिर्फ वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड नहीं लिख पा रहे हो, इसी के पहले इसको करवा देने दो, फिर और ढंग के सवाल पे हम आएंगे। तो दोनों चीज सेम ही है। अगर अब तुमसे पूछा जाए कि बताइए मैक्सिमम कितना कंपोनेंट हो सकता है, मैक्सिमम किसी भी वेक्टर का कितना कंपोनेंट कर सकते हो, 3 सर। वेरी गुड, मैक्सिमम infinity component of vector are possible, ठीक है, मैक्सिमम जो है ना इन्फिनिटी कंपोनेंट पॉसिबल। अच्छा ये सैंपल सब लिख रहा हूँ, इससे तो प्रॉब्लम नहीं होता है, नहीं समझ जाते हो ना। यस सर। हाँ Yes, मैक्सिमम, जी सर। मैक्सिमम इन्फिनिटी कंपोनेंट आर पॉसिबल। अब कैसे इन्फिनिटी होता है, एक एग्जांपल के तौर पे देखो, अगर एक वेक्टर तुम्हारे पास 20i दे दिया, ठीक है, अब इसको कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए दे दिया, तुम में से कोई ऐसे भी कह सकता है कि सर इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, तो कंपोनेंट मतलब क्या, ओके थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था, अब सही है। ओके स्क्रीन विजिबल है ना सबको, नो सर। नहीं ओके ओके नो सर। ओके सिंसियर, हाँ
अब ठीक है। हाँ अब सर। देखो एक वेक्टर गिवन है हाँ, सर। 20i, अगर इसे हमें बोला गया कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए, तो इसे क्या कंपोनेंट ब्रेक करेंगे? 2i प्लस 2i प्लस 2i प्लस 2i डॉट डॉट, ये कहाँ तक कर सकते हो बताओ? ऐसे कितना लिखोगे 10 टाइम्स 10 10 टाइम्स, times. ये टोटल 10 टाइम्स चला जाएगा। मान लो किसी ने ऐसे करके लिख दिया i प्लस i करके टर्म में लिख रहा है, वो कितना टाइम्स लिखेगा? 20 times. वो 20 टाइम्स लिखेगा। कोई अगर यहाँ पे i/2 करके लिखे, i/2 करके लिखे, तो बताओ कितना टाइम्स कर लेगा? 40 times. 40 times. 40 टाइम्स कर लेगा। ठीक है, मान लो अगर कोई i/5 प्लस i/5 कर ले, तो कितना कर लेगा वो? 100 100 टाइम्स। times. 100 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये समझा रहा हूँ, एक वेक्टर 20i दिया तो इसका कितना कंपोनेंट हम ब्रेक कर पा रहे हैं? ये तो हम इन्फिनिटी कंपोनेंट ब्रेक कर पा रहे हैं। इसका मतलब है जब हम कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो कुछ हमें सिनेरियो गिवन होगा कि आप 2D में करिए, 3D में करिए। ठीक है, नहीं तो हम बहुत ज्यादा तो ब्रेक कर सकते हैं कंपोनेंट। तो यहाँ पर अगर मैक्सिमम पूछा, ये नहीं पूछा कि 2D में कितना होगा या 3D में कितना होगा, तो मैक्सिमम तो आंसर हम इन्फिनिटी बोलेंगे। अगर तुमसे ऐसे करके पूछा जाए मैक्सिमम ऑर्थोगोनल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 2D, बताओ कितना पॉसिबल है? मैक्सिमम ऑर्थोगोनल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 2D, बताओ कितना होगा? 2 होगा। 2 सर। ठीक है, 2 कंपोनेंट होंगे। ठीक है, 2D बोला गया। 2D किसको बोलते हैं बताओ? पेपर का ये जो सीट हो गया, ठीक है, ये जैसे हाँ 2 डायमेंशन, हाँ जैसे हमारे लिए ये एक सीट हो गया। अब मान लो एक वेक्टर ऐसे है, ठीक है, और ये एंगल हमारा क्या है? सपोज ये थीटा है, ये कोई वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, तो इसका हम कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। तो एक कंपोनेंट, अब इसको ब्रेक करने को ना मैं ऐसे करके डिनोट करूंगा कि इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ। तो बताओ, एक तो नीचे की तरफ आता है, वो क्या होता है? ए cos थीटा, और एक ऊपर की तरफ आता है, क्या आता है? ये sin थीटा। अगर ये अभी समझ में भी नहीं आया कि ये cos थीटा होता है, sin थीटा, तो कोई बात नहीं। ठीक है, मतलब 2 होता है, हम ब्रेक करते हैं। और याद रखना, जब तुम कंपोनेंट को ब्रेक करते हो, वो दोनों आपस में क्या होता है? ब्रेक करने के बाद परपेंडिकुलर होता है। तुम्हारे पास ऐसे एक वेक्टर था, तुमने इसको क्या लिख दिया? तुमने इसको ऐसे करके बना दिया इस वेक्टर को, शोर मत करो, तुमने इसको ऐसे कर दिया, एक cos थीटा और एक ए साइन थीटा में बना दिया। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, चाहे तुम्हें ए दे दे तो ए को तुम ऐसे ब्रेक कर सकते हो, लेफ्ट हैंड दे दे तो राइट हैंड कर सकते हो, या नहीं तो तुम्हें ऐसे दे दे, एक cos थीटा दे दिया और ए साइन थीटा दे दिया, ए साइन थीटा दे दिया, तो तुम इसको ऐसे भी कर लोगे, इसको फिर वापिस से तुम वेक्टर ए तक पहुंच जाओगे। ठीक है, अब ये ब्रेक करके एक cos थीटा होता है, एक ए साइन थीटा होता है। अभी इसको स्किप करो, तो अभी जस्ट इस पे आते हैं। फिर अगला आता है मैक्सिमम और ऑर्थोगोनल कंपोनेंट इन ए 3D, बताओ कितना होगा? मैक्सिमम, 3 हाँ 3 होगा. हाँ, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 3D, तो ये हमारा 3 हो जाएगा। ओके, चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ? अभी मैं 2D का एनालिसिस कर रहा हूँ। एक हमारे पास एक्सिस x एक्सिस है, एक हमारे पास y एक्सिस है, एक हमारा वेक्टर ए है, जो ऊपर वाला मैंने बोला जो स्किप करने के लिए, अभी हम उस पर आ चुके हैं। चलो इस एंगल को मैं बोल दे रहा हूँ अल्फा, कोई जरूरी नहीं है, थीटा किसी टर्म में दिया जा सकता है। ओके, अब इस वेक्टर को ब्रेक करोगे तो ठीक है, तो कुछ वेक्टर का कंपोनेंट, जैसे इस वेक्टर को हम ब्रेक करेंगे, इसको हम ब्रेक करेंगे, तो इसका 2 कंपोनेंट ब्रेक होंगे 2D में। अभी बताया, एक तो तुम्हारा कंपोनेंट इधर आ जाएगा और एक कंपोनेंट तुम्हारा इधर आ जाएगा। चाहे इसको तुम इधर लिख लो या नहीं तो इधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं ना। हम ऐसे करके यहाँ पर लिखते हैं। ओके,
अब बाद में हम क्या करते हैं, हम जानते हैं वेक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है, वेक्टर को कहीं भी, अब ये जो वेक्टर है ये वाला वेक्टर कहीं भी हम शिफ्ट कर सकते हैं, बाद में इसको हम यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं। ओके ठीक है। अब बताओ यहाँ से अगर मैं cos अल्फा लिखूं और इधर वाले को नीचे को बोल दो ना तुम वेक्टर, इसका कुछ कंपोनेंट ए का ये ए एक्स के अलोंग जाएगा और ये हमारा ए वाई के अलोंग जाएगा। ओके तो हम जानना चाहते हैं कि ये वाला लेंथ कितना होगा, ये वाला लेंथ कितना होगा और ये वाला लेंथ हमारा कितना होगा, ये वाला लेंथ कितना होगा। तो बताओ अगर हम cos अल्फा लिखे, cos अल्फा बताओ क्या फॉर्मूला लिखोगे, cos अल्फा क्या होता है b/h होता है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे ए एक्स, हाइपोटेनस में क्या है बताओ, इसका मैग्नीट्यूड ले लो ए इस वेक्टर का, तो ए एक्स बाय ए बोलोगे, तो ए एक्स का वैल्यू कितना आएगा बताओ, ए एक्स का वैल्यू कितना आएगा, ए cos अल्फा आएगा। ओके थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है उसके वजह से प्रॉब्लम हुआ था, अब अभी ठीक है ना। हाँ ओके तो cos अल्फा लिख लिया हमने, ठीक है। अगर बताओ ये वाला एंगल सर। कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, 90 minus alpha. 90 माइनस Sir, अल्फा होगा। ओके क्या प्रॉब्लम है, AY sir A sin alpha हो जाएगा सर। हाँ तो अगर हम यहाँ से साइन अल्फा लिखे तो बताओ साइन अल्फा का फॉर्मूला क्या बताओगे, साइन अल्फा क्या होता है p/h, ठीक है। तो परपेंडिकुलर वाला ये चीज को हमने ए वाई बोला है, ठीक है। तो इसको ए वाई बोल लो अभी के लिए, ए वाई अभी के लिए ए वाई बोल लो परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस कितना है ए है, तो बताओ ए वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए साइन अल्फा आ जाएगा कि नहीं, आएगा सर। अब मैं तुम लोगों जी से ये जी उम्मीद सर। करता हूं कि तुम्हें वैल्यू याद रखना है, ठीक है। तुम्हें क्या याद रखना है, कोई वेक्टर अगर हॉरिजॉन्टल के साथ उसको हम ब्रेक करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये नीचे वाला जो होता है ना ये लाइन, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, एक्स के साथ जो ग्राउंडेड हो, ग्राउंड के साथ अर्थ किसी सरफेस से जुड़ा हुआ, ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये वाला लाइन वर्टिकल हो गया। अगर हॉरिजॉन्टल से हो तो वो cos के टर्म में आता है, अगर वर्टिकल से हो तो वो साइन के टर्म में आता है। जैसे मैं ऐसे करके तुम्हें दे दिया, ठीक है, ये वेक्टर मैंने दे दिया तुम्हें 5 दे दिया, ठीक है, और ये एंगल में दे दिया हूं तुम्हें 30 डिग्री, ठीक है। ये वेक्टर था 5 था, ये एंगल 30 डिग्री दे दिया। चलो बताओ कि इसका ये ए एक्स कितना आएगा और इसका ए वाई क्या आएगा। जब हम कंपोनेंट ब्रेक करेंगे 2 आएगा, तो ए एक्स हम हॉरिजॉन्टल की तरफ को बोलेंगे और ए वाई हम वर्टिकल की तरफ को बोलेंगे, तो ए एक्स कितना आएगा और ए वाई कितना, ठीक है। तो तुम्हें बस करना क्या, ऐसे करके पेन चला देना थोड़ा सा, इसका मतलब हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। तो एक देखो जैसे ब्रेक करोगे टूटेगा तो ये गिरेगा, तो कैसे आएगा, ऐसे करके आएगा ना। ये एरो भी मिस नहीं करना है क्योंकि वेक्टर है, ये एरो आगे की तरफ होगा, ये कितना आएगा 5 इंटू, हम सीधा सीधा वो cos थीटा करके ऐसे करके नहीं निकालेंगे, सीधा हम लिखेंगे 5 cos 30 डिग्री लिखेंगे, और ये आ जाएगा 5 और cos 30 होता है √3/2, तो ये x आ गया हमारा 5 √3/2। अब सिमिलरली एक दूसरा टूटेगा तो ये चीज क्या होगा हमारा बताओ, 5 sin 30 डिग्री, ठीक है। 5 sin 30 का वैल्यू कितना होता है, 5 इंटू sin 30 का वैल्यू बताओ कितना, हाफ होता है, ये हो गया 5/2, ओके ठीक है। अगर मान लो मैं ऐसे दे दूं, ये हो गया तुम्हारा, चलो ये 10 है और नीचे में ये एंगल में दे दिया 37 डिग्री, ठीक है। अब बताओ कि ए एक्स कितना होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, ए वाई है वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ये वेक्टर ये था। सर पहले को और एक बार समझा दीजिए। देखो पहले के लिए मैंने एक चीज यहाँ पे बताया, अगर कोई हॉरिजॉन्टल की तरफ टूट रहा है तो वो cos अल्फा होगा, अगर वर्टिकल की तरफ टूट रहा है तो वो sin अल्फा होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये 5 को थीटा की, ये जो cos थीटा जो गिवन होता है इसी के अलोंग अगर हम लेके जाते हैं तो cos अल्फा होता है, और जो थीटा के अपोजिट वाला नहीं है तो उसको हम sin अल्फा बोल देते हैं, इस हिसाब से हम बोलते हैं।
ठीक। अब जैसे बार बार तुम निकाल सकते हो, मेन तरीका तो निकालने का ये है, ठीक है, कॉस अल्फा लिखो, साइन अल्फा लिखो, लेकिन बड़ा बड़ा सवाल होता है, अगर तुम एंगल ही निकालने में, कंपोनेंट ब्रेक करने में टाइम लगा दोगे तो सवाल को सॉल्व करने में बहुत टाइम चला जाएगा। तो इसीलिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, अब जैसे यहाँ पर 8 और 6 होगा क्या सर? सर 8 and 6 हो जाएगा सर। ठीक है। अच्छा 8 ये and 6 हाँ 3 4 5 ट्रायंगल ये सब याद है ना तुम लोगों को? cos 37 चलो मुझे बताओ, सबसे पहले मैं पूछ लेता हूँ तुम सबसे, साइन 37 का वैल्यू कितना होता है? कॉस 37 का वैल्यू कितना होता है? और tan 37 का वैल्यू and 4/5 3/5 होता है, 3/4 और cos 37 5 होता है 4/5 होता है, 4/5 4/5 और tan 3/4 जो होता है 3/4 होता है। ठीक है, याद कर लेना है इसे, ठीक है ना। जैसे साइन, अब इसको ट्रायंगल मत बना लेना, 3 4 5 करते हैं फिर हम वो वहां से देखते हैं, यही दिक्कत होता है। बहुत लोग क्या करेंगे ना, इसको ट्रायंगल बनाएंगे ऐसे करके, 3 4 5 का ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, इसको 5 बोलेंगे और इसको थीटा बनाएगा तो परपेंडिकुलर P/B, इसको 3 बोलेगा, इसको 4 बोलेगा, और ये हो गया 37 डिग्री, और ये हो गया 53 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से सारा फार्मूला बताएगा वो। ये काम मत करो कि हमेशा ट्रायंगल बनाओगे, सीधा याद रखो। अगर तुमसे cos 90 पूछा जाता है तुरंत आंसर बोलते हो, sin 90 ऐसा कोई भी एंगल पूछा जाता है, sin 180 जो फेमस होता है, उसी तरीके से ये 37 भी फेमस होता है, और एक और होता है 53 के टर्म में भी। अब जैसे तुमसे पूछा जाएगा sin 53 डिग्री, cos 53 डिग्री और tan 53 डिग्री, अब फिर से हम ट्रायंगल देखकर कुछ भी नहीं बताएंगे, सीधा हम आंसर बताएंगे। यहाँ से भी देखकर तुम बता सकते हो, लेकिन वो काम नहीं करना है, रिजल्ट ही सीधा सीधा याद है। अब यहाँ, हाँ बिल्कुल, 3/5 and 4/3 हाँ ये हो जाएगा साइन 53 जो होगा ये तुम्हारा इक्वल किसके होता है? cos 37 के होता है, ऐसे करके याद रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर जैसे cos 53 तुम्हारा साइन 37 के इक्वल होता है, जो कि तुम्हारा 3/5 होता है, और tan 53 डिग्री तुम्हारा किसके बराबर होता है? रिवर्स कर दो इसको, ये आ जाएगा तुम्हारा 4/3 के। ओके ठीक है, होगा ना cos 53, यही करेंगे ना हम, sin 53 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 53 डिग्री, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा sin 50 आ जाएगा 4/5, फिर नीचे में डिवाइड में cos 53, या यहाँ पे लिखेंगे हम 3/5, 5 कट गया, क्या आ जाएगा 4/3। तो इस रिजल्ट को जिसको याद नहीं था याद कर लोगे। चलो अब इसको हम ब्रेक करेंगे, तो x के साथ इधर एंगल जो थीटा के साथ जा रहे हैं ना, इसको हम लिखेंगे tan cos 37 डिग्री। ठीक है, और ऊपर वाला हम क्या लिखेंगे? tan, बच ये cos वाला लिख लिया तो बाकी बच क्या गया? sin वाला बच गया ना, इसको sin के साथ लिख लो, sin 37 डिग्री। बस इतना दिमाग में सेट करना था, जिस एंगल की तरफ लेके जाएंगे वो एंगल तो हमें देना पड़ेगा उसका कंपोनेंट। तो ये कितना हो जाएगा? 10 into cos 37 होता है 4/5, तो ये कट के हो गया 2, ये हो गया 8, मतलब x की तरफ 8 हो गया, y की तरफ कितना हो गया 10 sin 37, तो 10 into sin 37 होता है 3/5, तो ये 6 हो जाएगा, ये तुम्हारा 6 हो जाएगा। और देखो बहुत लोग इतने स्मार्ट होते हैं ना, वो 30, हाँ, और देखो एक एक कैलकुलेशन तुम जितना स्ट्रांग रहेगा ना उतना तुम आगे बढ़ोगे। अब देखो बहुत ऐसे इसको ऐसे करेंगे, ये 10 था, ये एंगल 37 था, ठीक है, और इधर ये कंपोनेंट ब्रेक करेगा, तो वो ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देगा। अगर 10 था और x के तरफ 8 आया, यहाँ वाला 6 आया, तो इसका मतलब समझ रहे हो ये किस रेशियो, ये क्या चल रहा है यहाँ पे गेम, बता सकते हो? अब जैसे इसके साथ डिफरेंस देख लो, ये 10 हाँ नहीं सर कुछ नहीं। तो देखो ना, आगे आगे जब मैं करवाऊंगा और भी ये, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये जैसे 10 था, ये तुम्हारा 8 हो गया, तो अगला वाला तुम्हारा क्या हो जाता है? 6 हो जाता है। अगर ये 2 से कम हुआ तो आगे वाला ये 8 फिर 2 से कम होता है, अगला वाला 6 होता है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है, ये सब चीज बाद में ऑब्जर्व करते रहना। ओके चलो हम आगे और बढ़ते हैं। सर ये हम समझे नहीं, कौन सा? ये वाला, जो आपने लास्ट बताया। जी जी ये वाला ना, अभी जहाँ पे मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। जी सर, यही।
अरे मैं ये बताया कि जैसे ये 10 यूनिट है, ये वाला 8 आया तो अगला वाला 6 आया, तो इसी तरीके से मान लो कि ये अगर हमारा 80 आता, शोर मत करो, ये हमारा 80 आता है, ये हमारा 60 आता, तो ये कंपोनेंट बता सकते हो ये कंपोनेंट कितना आता है हमारा? मैंने ब्रेक किया, ये 80 आया, ये 60 आया, तो ये वाला ना फिर उसी 20 से घटता है, ये 40 आता। अरे कितना शोर कर रहे हो, म्यूट करो। चलो ये तो कैलकुलेशन है, ये धीरे धीरे ऑब्जर्व करना है इसे, ये सब तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो हमारे पास क्या था, एक वेक्टर था, एक ऐसे करके वेक्टर था, ये वेक्टर ए था, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऐसे करके एंगल, चलो इसको मैं अब थीटा दे देता हूँ, इसको मैंने ब्रेक किया तो इधर की तरफ ए एक्स बोला इसको ब्रेक करने के बाद, और इसको मैंने ए वाई बोला, ए वाई, ठीक है। ये ब्रेक करने के बाद ए एक्स का वैल्यू कितना आया बताओ, ए कोस थीटा आया, और ए वाई का वैल्यू कितना आया, ए साइन थीटा आया। अब तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, अभी जो था ये जो वेक्टर ए था एक्चुअल में ये रिप्लेस होके क्या हो गया बताओ, इसको तुमने ऐसे लिख दिया, दोनों ना बिल्कुल आपस में एक दूसरे के सिमिलर है, ये ए वाई है और ये तुम्हारा ए एक्स है, मैं प्रूफ भी कर दूंगा ये दोनों कैसे सिमिलर है, और दोनों के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो याद रखना जब भी दो वेक्टर टूटता है ना उसके बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री, कोई भी वेक्टर का कंपोनेंट 90 डिग्री पर रिजॉल्व होता है, पहला चीज ये। दूसरा चीज, अब देखो ए एक्स, अब अगर ये वेक्टर है, वेक्टर ए को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हमने क्या किया, इसको ए एक्स की तरफ तोड़ दिया, इस इधर का डायरेक्शन किधर है, ये हमारा क्या होता है, इधर की तरफ इसको हम आई बोलते हैं, और इधर की तरफ जो है इसको हम जे बोलते हैं, एक्स की तरफ आई और वाई की तरफ जो होता है जे, तो इसको ए आई बोल दो, और क्या करना होगा, ऐड हुआ हमारे साथ ए वाई इंटू जे, ये हुआ वेक्टर को लिखने का तरीका, ठीक है। तो इसको आगे तुम ये भी लिख सकते हो, ए एक्स का तुमने वैल्यू निकाल रखा है, क्या निकाले हो, ए कोस अल्फा इंटू आई प्लस, इसको क्या लिखोगे, ए वाई को क्या लिखोगे, ए साइन अल्फा लिखो, इसको थीटा बना दिया, ओके। तो यहाँ पे इसको थीटा और इसको क्या ए साइन थीटा इंटू जे लिखोगे, ठीक है। अब अगर इसी वेक्टर का मैं पूछ लूं कि चलो इसका यूनिट वेक्टर, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बताओ क्या होगा, अब इस वेक्टर सर एस, तो क्या करते हो तुम, वेक्टर को डिवाइड कर देते हो इसके मैग्नीट्यूड से, ओके। तो वेक्टर कितना हो गया तुम्हारा, वेक्टर तो एज इट इज लिखना पड़ेगा, ए कोस थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जे डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो साइड में निकालते हैं इसका मैग्नीट्यूड, ए कोस थीटा आई प्लस ए साइन थीटा ए हो जाएगा सर। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो बताओ, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड करके ऐसे करके डिनोट कर देते, इसका मतलब हम रिजल्टेंट निकालने जा रहे हैं, इसका ऐसे करके रिजल्टेंट निकालोगे क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है ना। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ से इस सारे का स्क्वायर करोगे, यूनिट वेक्टर का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस दूसरे वाले का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस 2ab, तो ए cos थीटा इंटू ए साइन थीटा, ठीक है, इंटू, अब बताओ ये तो हमने ए लिखा और ये हमने बी लिखा, आया बात यहाँ तक समझ में। अब यहाँ पर एक होता है cos थीटा आता है ना फॉर्मूला से, टू ये ए लिखा बी लिखा, अब cos थीटा, बताओ एंगल कितना है दोनों के बीच में, ये दोनों आई और जे के बीच में एंगल कितना है, ये जो वेक्टर रिप्रेजेंट ये 90 डिग्री, तो यहाँ पे तुम लिखोगे 90 डिग्री, ओके। तो बताओ ये 90 वाला टर्म क्या हो जाता है, जीरो, यहाँ से लेकर ये टर्म तो हो गया हमारा जीरो, तो ये चीज को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे अंडर रूट, अब यहाँ से ए स्क्वायर को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ये अंडर रूट ए का स्क्वायर होगा, तो बाहर निकलेगा तो ए आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज हमारा क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है, ए आ गया। अब हम क्या यूनिट वेक्टर आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऊपर में भी ए और ए है तो ए को कैंसिल आउट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा cos थीटा आई प्लस साइन थीटा जे,
लिख सकते हैं ऐसे, अगर यूनिट वेक्टर के फॉर्म में पूछ लिया तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। हाँ जी सर। सर। जी सर। अच्छा देखो, अब ये 8 और 6 ऐसे करते कोई सिंपल लेते हैं। अगर मान लो हमारे पास एक वेक्टर है 5, ओके, ये एंगल दे दिया मैंने तुम्हें, एंगल दे दिया मैं 37 डिग्री, ठीक है। तो ये वेक्टर को ब्रेक करोगे तो बताओ, ये वेक्टर को मैंने बोला था ना, इसको तुम ब्रेक करके ऐसे और इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, दोनों सेम ही होता है दोनों सेम ही होता है। तो बताओ इधर की तरफ क्या कंपोनेंट हो जाएगा हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल में क्या हो जाएगा 5 इंटू cos 37 डिग्री, तो ये 5 इंटू cos 30 का वैल्यू कितना होता है 4/5 होता है ना, ये 5 कट गया तो ये 4 आ जाएगा। तो बताओ ये वाला कितना आएगा। अब मैं ये हमेशा मेरा आदत हो गया करने का, ये 5 हुआ ये 4 हुआ तो मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। यहाँ पर ये कितना आएगा 5 इंटू साइन 37 डिग्री, तो ये हो गया 5 इंटू ये 3/5, 5 कट गया ये 3, ये सब चीज मैंने बोला था ऑब्जर्व कर सकते थे। 3 होगा सर। हाँ, तो ये वाला इक्वल हो गया, ये कितना हो गया 4 हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया 3 हो गया, और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। अब ये देखो वेक्टर इस तरीके से तोड़ दे, क्या दोनों सिमिलर है क्या, अगर तुम्हें ये पूछ दिया क्या दोनों सिमिलर, तो निकाल लो देखो सिमिलर है कि नहीं। चलो इनका हम रिजल्टेंट, अगर हमें ऐसे करके वेक्टर दे दिया, ये चीज तो हम पढ़ते जा रहे हैं, तो इस वेक्टर का हम रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, ऐसे करके रिजल्टेंट निकालेंगे, इसको ऐसे करके बढ़ा दो, इसको ऐसे करके बढ़ा दो, एक पैरेललोग्राम बना लो, ये हमारा रिजल्टेंट शो करेगा। तो यहाँ से हम रिजल्टेंट क्या निकालेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए हो गया 3, बी हो गया 4 इंटू कॉस, कॉस थीटा क्या होता है, थीटा क्या होता है एंगल बिटवीन वेक्टर होता है ना, तो ए और बी के बीच में कितना है 90 डिग्री, तो ये वाला टर्म तुम्हारा क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और ये रूट में आ जाएगा 25, हो कि ये कितना मिला 5, देख लो 5 भी आया, दोनों हमारा चीज क्या होता है सिमिलर ही होता है, ठीक है। ओके ओके सर। हाँ, तो जी, अब देखो, हाँ तो अब अगर तुम्हारे पास अगर मैं वेक्टर, अब यही वेक्टर ए था, ठीक है, ऐसे करके हम इस वेक्टर को दो कंपोनेंट ब्रेक किए, एक इधर ए एक्स में ब्रेक किए, इधर ए वाई में लिखे, तो हम सीधा का सीधा वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं ना, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे लिख सकते हैं, ठीक है, वेक्टर को लिख सकते हैं। अब बताओ कि अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बराबर क्या लिखेंगे बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बराबर क्या लिखेंगे, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, लिख दोगे, बताओ लिख दोगे, यहाँ पे ए एक्स के जगह पे तुम लिख लो ना, ए cos थीटा लिख लो, ए वाई की जगह पे sin थीटा लिख दो, यही आएगा, आएगा ना, ठीक है। ओके चलो, अब अगर देखो इसी वेक्टर को अगर मैं क्या करूं, हम जानते हैं वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं, ए वाई को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया ए वाई को, ठीक है, और ये यहाँ पर क्या था, अब ये जो हमारा है ए एक्स के साथ ये एंगल अगर हमारा अल्फा है, अगर हमसे पूछा जाए कि tan अल्फा बताइए क्या हुआ, तो tan अल्फा हम क्या बोलेंगे, ay/ax। ए तो इन दोनों के लिए तो ए एक्स और ए वाई के लिए रिजल्टेंट है, सीधा का सीधा हम बोलेंगे ए वाई बाय ए एक्स, तो अल्फा क्या हो जाएगा हमारा tan इनवर्स ए वाई बाय ए एक्स, ठीक है, ये पॉइंट समझ आया। देखो अब इसको सवाल से समझो, अब अगर नहीं भी समझ में आया कोई बात नहीं, सवाल से समझ में पूरा आ जाए। वेक्टर ए इक्वल टू मैं दे रहा हूँ 2i प्लस 6j, ठीक है, तो तुम यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालो वेक्टर का, कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए पूछ दिया, बताइए क्या होगा, अभी एंगल नहीं पूछ रहा हूँ, कितना आएगा, रूट ओवर 40। हाँ रूट ओवर 40, ठीक है, 5। तो इसको यही लिखोगे तुम, इसको तुम यही बोलोगे कि यहाँ पे किससे साउंड आ रहा है इतना,
म्यूट करो। ए एक्स को ऐसे करके लिखोगे, ये ए एक्स ए वाई जे ऐसे करके लिखोगे, तुम बोलोगे ए एक्स जो है यहाँ पे 2 के बराबर है और ए वाई जो है यहाँ पर ये किसके बराबर है, ए वाई किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो हम यहाँ से ए जो निकालते थे रिजल्टेंट वो कितना होता था, अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, और ये दोनों आई और जे है ना, तो एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये चीज हमारा क्या निकल के आ जाता है, अंडर रूट 4 का 2 का स्क्वायर कितना, 4 प्लस 6 का स्क्वायर कितना 36, ये आ जाएगा रूट 40, और जिसको तुम 2√10 भी लिख सकते हो, ठीक है। मान लो सेम इसी टाइप का एक और सवाल। 2√5 2√5 आएगा। नहीं सर यही सर 2√10 नहीं आएगा, अब जिसको नहीं दिक्कत आएगा। था यही आएगा। जिसको दिक्कत था उसको मैंने 4 × 10 लिखा, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, 2 को बार कर दिया, √10 हो गया, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो। फोर्स इक्वल टू गिवन है 3i + 4j, ठीक है। और तुमसे पूछा गया यहाँ पर फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालिए, ठीक है, और फाइंड आउट एंगल, फाइंड आउट थीटा, फाइंड आउट थीटा, फाइंड आउट थीटा, थीटा 5 और 57 डिग्री 5 होगा सर। थीटा, सर 5 होगा। हाँ रिजल्टेंट तो सर, 5 है। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, पीडीएफ पे कुछ लिखो मत, मैग्नीट्यूड -5। फाइंड आउट एंगल ऑफ एफ, एंगल ऑफ एफ फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। फाइंड एंगल ऑफ एफ फ्रॉम एक्स एक्सिस। 37 37 राइट आंसर, हाँ राइट आंसर। अब देखो Yes, इसका sir. इसका सोल्यूशन। अब देखो जैसे ही तुम्हें फोर्स दे दिया ऐसे करके 3i + 4j, अभी हम देखो 2D का कर रहे हैं, अभी हम 3D में नहीं जा रहे हैं, अभी k को कहीं पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, k भी पढ़ेंगे हम 3, तो वो 3D में आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम समझ जाएंगे i और j है, तो मतलब ऐसे करके 3i है इसका मतलब है, और ऐसे करके ये चीज क्या है हमारा 4j है, ठीक है, ये 4j है, और इसी का रिजल्टेंट हमें मिलेगा एक एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड लगा देंगे तो इन दोनों से हमें रिजल्टेंट ही मिलेगा, ये यहाँ पर हुआ, ओके। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स हमारा कितना हुआ 3 और एफ वाई हुआ 4, तो डायरेक्ट हम सीधा का सीधा रिजल्टेंट आगे से लिखा करेंगे, वो तो रिजल्टेंट क्या लिखेंगे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अगर आई और जे में तुम्हें दिख जाए तो सीधा सीधा कर दोगे ना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ये चीज तुम्हारा किसके इक्वल हो जाएगा 5 के। अब आगे क्या पूछा गया तुमसे, हाँ अब आगे तुमसे क्या पूछा गया है, एंगल बताइए रिजल्टेंट एफ का किससे, एक्स एक्सिस से, मतलब यहाँ से टेन थीटा पूछा गया, तो यहाँ से थीटा पूछा गया ना, तो कोई भी एक एंगल निकल लगा लो, जैसे थीटा तुम cos थीटा से भी निकाल सकते हो, साइन से भी। मैं टेन ही क्यों लगाता हूँ, टेन निकालना आसान होता है क्योंकि हमें ये परपेंडिकुलर पता होता है, बेस पता होता है, ठीक, इसीलिए। तो अगर यहाँ से हम टेन थीटा लिखेंगे तो ये चीज कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर में कितना आ जाएगा 4 और बेस में कितना हो जाएगा 3, तो हमारा ये थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 4/3, बताओ किसके बराबर, 37 डिग्री के बराबर, 37। ठीक है। चलो मैं कुछ और सवाल, टाइम हो गया है, 5 मिनट और दे दो। अगर आपने बोलने के लिए कहा था इसलिए कहा है। ओ, और तुम लोग ने पीडीएफ पे कुछ लिखा मत करो, नहीं तो मैं वो बंद कर दूंगा, कुछ भी तुम नहीं कर पाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग 1053 होना चाहिए सर। 1053 जी सर 53 होना चाहिए था। 4/3, अरे परपेंडिकुलर का 4/3, हाँ ये तो 3/4 होता है ना, ये तो 53 होना चाहिए, अभी तुरंत एंगल बताया ना 53 डिग्री, राइट। 3/4 होता है 37, याद, ये रिजल्ट बस याद रखना फार्मूला। विच ऑफ फ्लोइंग वेक्टर
आर यूनिट वेक्टर और नॉट। कौन सा यूनिट वेक्टर है और कौन सा नहीं है? पहला आई है, दूसरा जे है, तीसरा आई प्लस जे है, सब में कैप लगा हुआ है। फोर्थ आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय √2 √2 और फिफ्थ में आई प्लस जे बाय √2। चलो बताओ क्या आएगा आंसर? सर दूसरी वाला सर 2 वेक्टर है। 2 होगा। पहला वाला यूनिट वेक्टर, अच्छा रुको एक सेकंड, इसको कैप लगाना होगा। हाँ रेड, हाँ तो पहला वाला यूनिट वेक्टर है। सर है हाँ, सर। पहला वाला है यस सर। क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। दूसरा वाला भी है। क्या तीसरा वाला है? नहीं सर। नहीं सर। हाँ तीसरा वाला है? तीसरा वाला और कैसे? नहीं है। नहीं सर। इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड निकाल कर बताओ कितना आता है। इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट क्या करेंगे? इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस, हाँ हाँ √2 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 और यहाँ पे cos 90 लिखेंगे तो ये चीज आ जाएगा हमारा √2। फिर सेकंड वाला है क्या हमारा यूनिट? फोर्थ वाला है फोर्थ सर। है। अभी भी है देख, सर। अभी ऊपर से मैंने आई प्लस जे निकाला ना, √2 है और नीचे में √2 है, दोनों कट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जिसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाए, 1 आ गया तो मतलब यूनिट वेक्टर है। अब लास्ट वाला है क्या? लास्ट वाला तो सेम ही दे दिया। हाँ जी सर। इसको हाँ सर सेम ही है तो दोनों। अब बताओ, अब है यूनिट वेक्टर? नहीं सर। नहीं। नहीं सर। अब ये और यूनिट सर- वेक्टर नहीं, नहीं होगा। अब ये नहीं है। तो अगला वेक्टर ए इक्वल टू ए cos थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जे है। ठीक है, इसको तुम्हें रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, तो तुम कैसे इसको रिप्रेजेंट करोगे? ठीक है, तो तुम ऐसे करके बनाओगे इसको। इधर तरफ आ गया हमारा ए cos थीटा आई, ठीक है, और इस तरफ बना दोगे इसको। पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बनाना। जैसे ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस, और ये तुम्हारा हो गया वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे कुछ वैल्यू इतना आ जाएगा, कितना? ए cos थीटा आई आ जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा, ये तुम्हारा जे कंपोनेंट इधर चला जाएगा, ए साइन थीटा हो जाएगा। अब इन दोनों से ऐसे करके रिजल्टेंट निकलेगा। ठीक है, तुम्हें ऐसे करके दिखाना है कि रिजल्टेंट किस तरफ होगा। ओके, और ये तुम्हें सिलेक्ट करना होता है कि 4 ऑप्शन सपोज दे दिया। चलो अब सेकेंड पॉइंट, अब तुम्हें वेक्टर ए इक्वल टू कौन से क्वाड्रेंट में होगा तुम ये बता देना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। वेक्टर ए इक्वल टू ए cos थीटा माइनस आई प्लस ए साइन थीटा जे। सेकेंड थर्ड बी इक्वल टू बी साइन माइनस आई माइनस साइन थीटा इंटू आई साइन थीटा इंटू माइनस आई प्लस बी cos थीटा इंटू माइनस जे। चलो दोनों बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड और थर्ड? सर पहला तो फर्स्ट ही होगा। पहला तो हो गया, सेकेंड और थर्ड बताओ ना। सर सेकंड वाला सेकंड में है। सेकंड Second में। वाला तो दिखाया नहीं। थर्ड वाले ऐसे कर लो, और देखो इधर वाला जो होता है ये आई, थर्ड वाला थर्ड में होगा। हाँ इधर वाला आई होता है, इधर वाला जे होता है, इधर वाला क्या होता है माइनस आई होता है, और इधर वाला क्या होता है माइनस जे होता है। ये 2D में हम आई और जे के फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो देख लो, एक हमारे पास वेक्टर इधर है ए cos थीटा माइनस आई
ठीक है। और सर एक ये एक्स कंपोनेंट ए cos आई क्या होगा या ए cos थीटा होगा? एक cos थीटा कौन सा? सर वो एक्स कंपोनेंट ए cos थीटा इंटू आई क्या होगा या ए cos थीटा होगा? ए cos थीटा इंटू आई, यहाँ पे ये तुम्हें वेक्टर ये तो डिनोट करेगा ना, जब तुम ड्रॉ करोगे ना तब फिर तुम इसके तरफ सीधा सीधा ए cos थीटा दिखा सकते हो, ये sin थीटा दिखा सकते हो, क्योंकि ये ऑब्वियस है तो कि पहले वाला डायग्राम में सर वो वाई कंपोनेंट में तो सर जेकब दिया ही नहीं है आपने। यहाँ पे वो सब वाई कंपोनेंट। y कंपोनेंट j को ही डिनोट करता है, xi को ही डिनोट करता है, ठीक है। लेकिन सर आपने यहाँ पर ए cos थीटा इंटू आई कैप लिखा है, लेकिन वाई कंपोनेंट में सिर्फ ए sin थीटा लिखा है। अरे एक चीज बताओ मुझे, ठीक है, ये सिंबल है, यहाँ लिखना चाहो लिखो, नहीं चाहो तो मत लिखो। यहाँ पे जे लिखना चाहो लिखो, नहीं तो मत लिखो, नहीं तो दोनों में मत लिखो। ये तो दूसरा क्या? क्या? एक बात बताओ नहीं मुझे, लिखेंगे तो दूसरा क्या? तो कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताओ मुझे, तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये तुम्हारा माइनस एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये तुम्हारा ओरिजिन है बीच में 0 0, इधर तुम्हारा वाई एक्सिस है, और इधर तुम्हारा माइनस वाई एक्सिस है। अगर तुम्हें प्लॉट करने के लिए नंबर दे दूं 0 5 2 -1 -2, मैं बोलूं कि चलो इस पांचों नंबर को प्लॉट करो दो, ठीक है, तो तुम कैसे प्लॉट करोगे? अभी सारा चीज एक्स पे ही है, तो कैसे प्लॉट करते थे तुम? यही करते थे ना, एक नंबर 0 पे है, एक 5 हमारा कहीं इधर है, अगर y नहीं दिया है तो इसको 5,0 कर देते थे, ठीक है। मान लो y एक्सिस में चर्चा ही नहीं किया तो 5,0, x पे 0 0, अब फिर x में 2 है तो इसको यहाँ पे 2 कर देते थे 2,0, फिर ये -1 है तो तुम इसको यहाँ पे 1 लिख देते थे, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 लिख देते थे, और कोई स्टूडेंट यहाँ पे -1 और -2 भी लिख देते हैं। यहाँ पे ऑब्वियस है पीछे की तरफ चीजें जो भी है वो माइनस एक्स एक्सिस में है, तो या तो चाहो तो -1 -2 लिखो, नहीं तो अगर 1 2 भी लिखोगे तो ये पीछे की तरफ ओरिजिन से मतलब वो नेगेटिव को शो कर रहा है। ओके, ये रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, तो ये वाला तुम्हारा ये, अब तो देखकर ही आंसर करो, ये तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, क्वाड शॉर्ट में, और ये थर्ड वाला किस में जाएगा? एक्स भी माइनस और तुम्हारा वाई भी माइनस, ठीक है, ये किस में चला जाएगा? थर्ड में चला जाएगा, थर्ड में सर, थर्ड क्वाड्रेंट। ऐसे तुम्हें कोई भी दे दे तो तुम बता सकते हो। अच्छा एक चीज और, कंपोनेंट अगर हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ले तो क्या होगा? एक लास्ट, अगर एक वेक्टर है हमारा, ये वेक्टर है, वेक्टर ए, इसका कंपोनेंट बताओ क्या होगा? वेक्टर ए का कंपोनेंट एक्स में क्या होगा और वाई में क्या होगा? एक्स में से 0 और वाई में? एक्स में से 0 में से ए होगा। सर यही होगा। हाँ, तो तुम ये बोलोगे कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर in its perpendicular direction is always 0। एक्स कंपोनेंट नहीं है सर। अब देखो, होता है हम कंपोनेंट उसका करते हैं जो कि कुछ ना कुछ इंक्लाइंड हो, 90 पर नहीं हो, क्योंकि हम कोई भी चीज को ब्रेक 90 पे ही तोड़ते हैं। अब देखो ये पूरा का पूरा अगर वर्टिकल दे दिया, हम की कंपोनेंट मैक्सिमम 90 पर ही तोड़ते हैं, ठीक है, इससे नहीं हो सकता। जैसे कोई भी वेक्टर हो, जैसे ऐसे करके थीटा दे दिया तो अगला ये 90 माइनस थीटा होगा ही होगा, कोई सा भी। अगर 37 दिया तो ये हमारा कितना होगा? 53 होगा, इधर से 30 दे दिया तो दूसरा क्या होगा? 60 होगा। अब ये पूरा पूरा 90 ही दे दिया, तो चलो इसके तरफ हम इसको तोड़ के, इसको पकड़ के इधर की तरफ लेके आ रहे हैं ना, तो जैसे तोड़ के लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? a cos 90, जिसके तरफ लेके आते हैं a cos 90, बताओ a cos 90 क्या होता है हमारा? तो a cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो x एक्सिस की तरफ x कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट 0 हो जाएगा। वही y कंपोनेंट पूछे तो बताओ क्या होगा? y कंपोनेंट, तो ये पूरा का पूरा तो अपने तरफ है ही, ये पूरा का पूरा हाँ, ये अपने तरफ पूरा का पूरा है ही, तो ये तुम्हारा क्या होगा? a ही हो जाएगा। या नहीं तो तुम ये बोलोगे कि a cos 90 होता है तो दूसरा क्या होता है? a sin 90 होता है।
साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 ही हो जाएगा, तो ये हमारा 1 ही हो जाएगा। तो कोई भी मान लो कि अगर ऐसे करके दे देता हमें इस तरीके से, और एक वेक्टर पूरा का पूरा इधर दे देता 10, ठीक है, पूरा का पूरा 10 दे देता, बताओ इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता, एक्स में कितना होता और वाई में कितना होता? एक्स कंपोनेंट 10 होगा X सर में और 10 पूरा y में component 0 वाई कंपोनेंट 0। हाँ देख लेना, अगर कोई इंक्लाइंड नहीं है ना, तो अगर पूरा का पूरा एक एक्सिस पे है तो वही उसका हो गया पूरा वैल्यू। ओके, तो हम आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी कल इसको, अभी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कंप्लीट नहीं हुआ, बाकी हम कल की क्लास में मिलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए जल्दी इतना ही। भेज दीजिएगा। अच्छा ठीक है, पीडीएफ अपलोड होने में जो टाइम लगे मैं भेज दूंगा। और आज ना इवनिंग में तुम लोगों का जिसका छूटा हुआ है, ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन करवाऊंगा, जिसका छूटा हुआ है उसका रिवीजन होगा, तो वो आ जाना, ठीक है। और टाइमिंग है 5 बजे से 5 PM। ओके थैंक यू सर। ओके, चलो बाय। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। सर बाय। ओके सर हमारे ग्रुप में दे देना सर, ओके ठीक है, दे देना सर हमारे ग्रुप में भी। ओके।